हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटरटेनमेंट चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी के ऊपर। कौटिल्य अर्थात चाणक्य जो है इसके स्टेट थ्योरी और सप्तांग थ्योरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले हम देख लेते हैं चाणक्य अर्थात कौटिल्य क्या था, मतलब कौन था। कौटिल्य और चाणक्य वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर ऑफ 370 to 283 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट इतना ये उसका टेन्योर था। इस टाइम पीरियड में इसका जन्म हुआ और मृत्यु हुआ। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज विष्णुगुप्ता। ये चाणक्य जो है इसको विष्णुगुप्ता भी कहा जाता था। ठीक है। ही हैड ए ग्रेट इंपॉर्टेंस इन कैरेक्टराइजिंग द सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एंशिएंट इंडिया। ये एंशिएंट इंडिया का सोशियो पॉलिटिकल अर्थात सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया था इन्होंने। ठीक है। मोर ओवर ही वॉज ए इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसोफर, जूरिस्ट। ये एक अर्थनीतिविद था, पॉलिटिकल फिलोसोफर था, राजनैतिक दार्शनिक था, जूरिस्ट था, मतलब जो जजमेंट देता है वो, रॉयल एडवाइजर भी था, मतलब राजा को जो एडवाइस देता है उसको रॉयल एडवाइजर बोलते हैं, रॉयल एडवाइजर भी था। ही वॉज एन ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र एंड चाणक्य नीति। इन्होंने दो किताब लिखे थे, एक था अर्थशास्त्र, दूसरा है चाणक्य नीति। ठीक है। उसके बाद देखते हैं ही वॉज अ पायोनियर ऑफ द फील्ड पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। वो दो फील्ड्स में बहुत दक्ष थे, एक था पॉलिटिक्स और दूसरा है इकोनॉमी। ये दो सब्जेक्ट्स में ही प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ नंदा डायनेस्टी। ये नंदा वंश को ध्वंस करने के लिए, पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल था। ठीक है। बाय डेवलपिंग चंद्रगुप्त मौर्य एज ए रूलर, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को सही बनाकर, मतलब रूलर की जैसा एक परफेक्ट राजा बनाकर ये नंदा डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय किया था चाणक्य ने। ठीक है। कौटिल्य हैज ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग चंद्रगुप्ता। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ तक्षशिला। वो तक्षशिला का प्रोफेसर था। अब तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पे है? तक्षशिला अभी पाकिस्तान में है। ठीक है। तक्षशिला पाकिस्तान में है अभी। और ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। और इस चाणक्य को कहा जाता है मैकियावेली ऑफ इंडिया, इंडिया का मैकियावेली माना जाता है। ठीक है। कौटिल्य वॉज द रॉयल एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्ता एंड बिंदुसारा। ठीक है। कौटिल्य कौन था? रॉयल एडवाइजर था। ठीक है। राजा का एडवाइजर था। कौन सा? चंद्रगुप्त का एडवाइजर था और बिंदुसार का एडवाइजर था। ठीक है। अब देख लेते हैं इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या था। ठीक है। कौटिल्य डील्स विद द स्टेट क्राफ्ट, मतलब शासन कला। कैसे एक स्टेट को चलाया जाएगा, कैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इसको स्टेट क्राफ्ट बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है। इन विच ही डिस्क्राइब द वे ऑफ स्किलफुली मैनेजिंग द स्टेट अफेयर्स। इसमें कौटिल्य ने क्या बोला था, मतलब कौन सा चीज डिस्क्राइब किया था? कैसे स्किलफुली मैनेज करना है स्टेट्स के हर एक अफेयर्स को। मतलब स्टेट में अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंट्रडिक्शन आता है, कोई भी कन्फ्लिक्ट आता है, तो उस कन्फ्लिक्ट को कैसे स्किलफुली मैनेज किया जाए, इसको ही स्टेट क्राफ्ट और शासन कला बोलते हैं, मतलब शासन करने की कला। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क वॉज द दंड नीति। हिज सिग्निफिकेंट इसका जो सबसे सिग्निफिकेंट वर्क था वो दंड नीति है। ठीक है। ही ऑल्सो प्रोवाइडेड द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इन्होंने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी प्रेजेंट किया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब चाणक्य के अनुसार, द मेजर ड्यूटी ऑफ द किंग, राजा का जो मौलिक कर्तव्य है वो होगा रक्षा एंड पालन। रक्षा एवं पालन जो है एक राजा का मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक है। इन इस फेमस बुक अर्थशास्त्र, इसका जो बुक था अर्थशास्त्र। ठीक है। अर्थशास्त्र में उन्होंने क्या लिखा? चाणक्य हैज डिस्क्राइब्ड, इन्होंने डिस्क्राइब किया अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट और राज्य, मतलब एक राज्य का क्या क्या कंपोनेंट्स होगा, मतलब कौन कौन सा मुख्य उपादान लेकर ये एक स्टेट का गठन होगा। तो इसके बारे में डिस्कस किया था चाणक्य ने अर्थशास्त्र में। ठीक है। वाइल डिस्क्राइबिंग द एलिमेंट्स,
ये एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करने के वक्त ही एडवोकेटेड 7 एसेंशियल एलिमेंट्स। इन्होंने 7 एसेंशियल एलिमेंट्स और लिम्स मतलब कुछ ऑर्गन्स को ऑर्गन्स बनाने की डेफिनेशन दिया था इन्होंने, मतलब उन्होंने एडवोकेट किया था, मतलब बताया था कि ये 7 एलिमेंट्स अगर रहेगा तो एक स्टेट बन सकता है। वो 7 एलिमेंट्स हम जानेंगे, ठीक है। दिस 7 एलिमेंट्स आर जॉइंटली नोन एज चाणक्य सप्तांग थ्योरी। ये जो 7 एलिमेंट्स की बात अर्थशास्त्र में किया गया है चाणक्य के द्वारा, तो वो 7 एलिमेंट्स को एक साथ में जॉइंटली क्या बोलते हैं, सब कौटिल्यस अर्थात चाणक्य सप्तांग थ्योरी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सब 7 जो एक स्टेट बनने के लिए 7 सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल जो कंपोनेंट्स होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट लिम्स होगा, उसको ही सप्तांग थ्योरी बोलते हैं। वेयर सप्त मीन्स 7, अंग मीन्स ऑर्गन्स, ठीक है। चाणक्य सेज इफ एनी ऑफ द 7 ऑर्गन्स इज मिसिंग, अगर ये 7 ऑर्गन्स में से एक भी मिसिंग होता है, देन द स्टेट विल बिकम हैंडीकैप, देन वो स्टेट हैंडीकैप बन जाएगा, मतलब संपूर्ण नहीं स्टेट बन सकता अगर ये 7 में से कोई एक मिसिंग होता है तो, ठीक है। अब देखते हैं ये 7 एलिमेंट्स क्या क्या है। द 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट एज पर सप्तांग थ्योरी। सप्तांग थ्योरी के अनुसार ये 7 एलिमेंट्स कौन कौन सा है। फर्स्ट होगा किंग अर्थात रूलर, सेकेंड होगा आमत्य मतलब सीनियर मिनिस्टर, थर्ड होगा दुर्ग मतलब फोर्ट, ठीक है। फोर्थ होगा जनपदा अर्थात विलेज एंड लैंड्स जो होगा वो। उसके बाद आएगा बाला मतलब आर्मी फोर्स को जो जिसे बोलता है, ठीक है। उसके बाद होगा कोशा मतलब ट्रेजरी, ठीक है। और जो 7th है वो है मित्र दोस्त, ठीक है। अब हम एक के बाद एक जो भी एलिमेंट्स है 7 एलिमेंट्स है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला जो था किंग अर्थात राजा। कौटिल्य असाइंड द स्वामी, स्वामी का मतलब किंग, और द किंग इन द हाईएस्ट प्लेस ऑफ द बॉडी पॉलिटी। ये पॉलिटी के अंदर मतलब एक राज्य के अंदर सबसे हाईएस्ट बॉडी हाईएस्ट प्लेस किसको दिया जाएगा, राजा को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र द किंग शुड बी चीफ एग्जीक्यूटिव हेड, मतलब सबसे एग्जीक्यूटिव हेड का मतलब है जो एग्जीक्यूट करता है वर्क्स को, मतलब जो भी पॉलिसीज जो भी नियम बनाया जाएगा एक राज्य में उसका एग्जीक्यूटिव कौन करेगा, चीफ एग्जीक्यूट कौन करेगा, वो होगा किंग। एंड कमांडर इन चीफ मतलब आर्मी में अगर कोई युद्ध के टाइम में जो राजा बोलेगा वही काम पहले होगा, ठीक है। राजा जो भी डायरेक्ट करेगा वही होगा इन द टाइम ऑफ वॉर। तो राजा को क्या क्या होना पड़ेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होना पड़ेगा और कमांडर इन चीफ इन आर्मी होना पड़ेगा, ठीक है। द किंग ऑफ द स्टेट मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ वेदास। ये जो राजा होगा राजा को वेद का नॉलेज होना चाहिए, वेदास का नॉलेज होना चाहिए, अर्थशास्त्र का भी नॉलेज होना चाहिए, अर्थशास्त्र और दंड नीति अभी हमारे देश में जो दंड नीति है मतलब आईपीसी इंडियन पेनल कोड, उसी तरह चाणक्य के टाइम में भी दंड नीति था, मतलब जिस प्रिंसिपल के अनुसार एक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलेगा, ठीक है, पनिशमेंट मिलता है, वो होगा दंड नीति। एंड साइंस ऑफ वॉर, युद्ध के नियमों का पता होना चाहिए, ठीक है। एक राजा को क्या क्या होना चाहिए, चलिए फिर से देख लेते हैं। एक है वेदास का नॉलेज होना चाहिए, दूसरा अर्थशास्त्र का नॉलेज होना चाहिए, तीसरा है दंड नीति को ठीक तरीके से एप्लीकेशन जानना चाहिए, और साइंस ऑफ वॉर का सिग्निफिकेंस जानना चाहिए एक राजा को, ठीक है। और जो राजा होगा द किंग मस्ट ट्रीट द सिटीजन एज हिज चाइल्ड, मतलब एक राजा को अपने प्रजा को एकदम अपने बेटे की तरह देखना है, ठीक है, अपना चाइल्ड की तरह देखना होगा। टू डू गुड फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, ठीक है, जैसे कि सबका भला हो सके इसलिए, ठीक है। ही मस्ट बी ब्रेव, वो बहुत साहसी होना चाहिए। एंड मस्ट हैव क्विकनेस ऑफ डिसीजन, मतलब जल्दी जल्दी डिसीजन लेने की क्षमता होना चाहिए एक राजा के अंदर, ठीक है। एंड विलिंगनेस टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड, और क्या होना चाहिए, एक विलिंगनेस एक इच्छा होना चाहिए पूरे विश्व के ऊपर राज करने के लिए, ऐसा इच्छा होना चाहिए, ठीक है।
द किंग हैज टू रिगार्ड हिमसेल्फ एज द एजेंट ऑफ द पीपल, मतलब एक राजा अपने आप को प्रेजेंट करना होगा एज ए एजेंट ऑफ द पीपल। राज्य में जो सिटीजन होगा, सिटीजन की एजेंट के रूप में किंग को अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एंड द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द किंग, मतलब सबसे पहला जो ड्यूटी होगा, सबसे पहला जो कर्तव्य होगा राजा का, दैट इज टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल, मतलब हर एक व्यक्ति का लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है अमात्य, मतलब सीनियर मिनिस्टर। द सीनियर मिनिस्टर द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे सीनियर जो होगा उसको ही हम बोल सकते हैं अमात्य, ठीक है। एक्चुअली ही इज द मोस्ट इंटीमेट एडवाइजर ऑफ द किंग, मतलब राजा का सबसे करीब जो एडवाइजर होगा ये होगा अमात्य, ठीक है। दे आर मेंट फॉर असिस्टिंग द मोनार्क, मतलब वो किस लिए रखा जाता है, दे आर मेंट फॉर असिस्टिंग, मतलब असिस्ट करना, एक राजा को ठीक से असिस्ट करना, कैसे राज्य को चलाया जाए। तो सबसे करीबी एक जो एडवाइजर है वो है सीनियर मिनिस्टर, मतलब अमात्य, और दे आर मेंट फॉर असिस्टिंग द मोनार्क एंड डे टू डे अफेयर्स ऑफ द स्टेट, मतलब एक स्टेट में हर एक दिन जो भी कन्फ्लिक्ट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी होता है तो उसका इंफॉर्मेशन कौन देगा, राजा को अमात्य देगा, ठीक है। अमात्य गिव सजेशन टू द किंग, अमात्य सजेशन भी देता है किंग को। कलेक्ट टैक्सेस, मतलब टैक्स कलेक्ट करने का ड्यूटी भी ये अमात्य का ही है, ठीक है। उसके बाद है डेवलप द न्यू विलेजेस एंड सिटीज, एक स्टेट में विलेज और सिटीज बनाने का जो दायित्व है उसका वो दायित्व भी अमात्य के पास ही जाता है, ठीक है। इंश्योर डिफेंस ऑफ द स्टेट, मतलब डिफेंस जो है, मतलब आर्मी को तैयार करना भी अमात्य का ही काम है। एंड ऑल अदर टास्क, इसके अलावा और भी जो भी टास्क है असाइनिंग बाय द किंग, राजा जो भी काम करने को बोलेगा अमात्य को, इसके अलावा वो काम भी करना पड़ेगा अमात्य को, ठीक है। तो कौन कौन सा काम है फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट, ही इज अ इंटीमेट एडवाइजर ऑफ द किंग। देन दे आर मेंट टू असिस्टिंग द मोनार्क, मोनार्क को असिस्ट करने में डे टू डे अफेयर्स के। अमात्य गिव्स अ सजेशन टू द किंग, थर्ड है सजेशन देना इसका काम है। फोर्थ है कलेक्टिंग टैक्सेस। फिफ्थ है डेवलप द न्यू विलेज एंड सिटीज। उसके बाद आता है इंश्योर डिफेंस ऑफ द स्टेट, डिफेंस तैयार करना, ठीक है। एंड ऑल अदर टास्क असाइन बाय द किंग, किंग के द्वारा दिया गया और भी कोई काम जो होगा उसको पालन करना पड़ेगा अमात्य को, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू चाणक्य के अनुसार द अमात्य मस्ट बी केप्ट अंडर द सर्वाइलेंस ऑफ स्पाइज। स्पाई क्या है पता है आपको? स्पाई का मतलब है एक जासूस, मतलब चाणक्य के अनुसार क्योंकि ये अमात्य हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर डील करता है तो अमात्य को पूरा पता है एक स्टेट में क्या क्या इसका कमी है, कौन कौन सा जगह से आक्रमण हो सकते हैं, तो ये सभी नॉलेज है ये अमात्य के पास। अगर अमात्य कोई दूसरे राजा के साथ मिल जाए इसको देखने के लिए चाणक्य बोलते हैं कि अमात्य जो होगा उसको राजा को एक काम करना चाहिए कि जो जासूस होगा, जासूस छोड़ देना होगा उसके पीछे, ठीक है। जासूसी करना होगा अमात्य के पीछे, क्योंकि अगर अमात्य कुछ कर बैठता है किसी और देश के साथ तो ये इस स्टेट के लिए हार्मफुल होगा, इसलिए स्पाइस का रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखते हैं दुर्ग मतलब फोर्ट, ठीक है। इट रेफर्स टू द फोर्ट। द स्टेट शुड हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ फोर्ट्स अक्रॉस द टेरिटरी एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन, मतलब ये जो दुर्ग होगा, दुर्ग बनाना चाहिए सफिशिएंट मात्रा में, ठीक है। और जो टेरिटरी है, मतलब मान लो कि ये स्टेट है, ठीक है, ये स्टेट के हर एक दिशा में एक फोर्ट बनाना चाहिए एज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एलियन एनिमी। किसके लिए ये बनाया जाता है? क्योंकि अगर बाहर से कोई देश आक्रमण करने की कोशिश करता है तो ये रोक सके ठीक से, ठीक है, इसलिए।
ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन का मतलब एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करते हुए, क्योंकि राज्य तो बेसिकली ऐसा गोल नहीं होता ना, एक ऐसे 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 होता है, तो एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करके ये फोर्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। फॉर इंश्योरिंग डिफेंस, डिफेंस इंश्योर करने के लिए, डिफेंस अगेंस्ट किसके किसके अगेंस्ट, फॉरेन इन्वेशन के अगेंस्ट, ठीक है। बाहर से अगर कोई आक्रमण करता है, इसके लिए ये फोर्ट सबसे एसेंशियल होता है। फोर्ट शुड बी बिल्ड नियर, ये फोर्ट कहाँ पे बनाना चाहिए, हिल्स, माउंटेन्स, डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट एंड बिग वाटर बॉडीज के पास। मतलब कोई भी माउंटेन्स के पास बनाना अगर रहे उस राज्य में तो अच्छा है, अगर ऐसे होता है तो अच्छा होगा, ठीक है। डेजर्ट के पास दुर्ग बनाना चाहिए, डेंस फॉरेस्ट के पास मतलब घने जंगल के पास बनाना चाहिए, बिग वाटर बॉडीज जो होता है बहुत बड़ा लेक, इसके पास में बनाना चाहिए। इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड द किंग एज ए हाइड आउट फॉर द किंग व्हेन हिज लाइफ इज इन डेंजर। क्योंकि हम जानते हैं कि मोनार्की में, राजतंत्र में क्या होता है, राजा जो होता है, अगर राजा मर जाए तो उस स्टेट का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, ठीक है। तो ये किस लिए बनाया जाता है फोर्ट को ऐसे, डेंस फॉरेस्ट, माउंटेन्स के पास, तो अगर कोई किंग का कोई खतरा होता है, किंग छुप सकता है कहीं भी, ठीक है जी, व्हेन हिज लाइफ इज इन डेंजर, मतलब जब उसका लाइफ डेंजर में हो, ठीक है। इट ऑल्सो यूज टू स्टोर फूड ग्रेन्स फॉर इमरजेंसी, ये दुर्ग और एक काम के लिए यूज होता है, वो है इमरजेंसी के टाइम में, अगर मान लो कि फ्लड हो गया, ठीक है, तो कुछ भी फसल नहीं हुआ तो क्या होगा, ये फूड ग्रेन्स जो है इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं इमरजेंसी के लिए। एक्चुअली दुर्ग और द फोर्ट इज द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द स्टेट, मतलब ये बेसिकली डिफेंसिव मैकेनिज्म है, डिफेंस करने के लिए, बाहर अन्य किसी स्टेट्स के आक्रमण से डिफेंस करने के लिए ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं जनपद। जनपद मतलब विलेज, लैंड और पॉपुलेशन को एक साथ हम जनपद बोलते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू द टेरिटोरी एंड द पीपल, जो टेरिटोरी है पूरा देश, ये देश है, ये देश का टेरिटोरी को हम जनपद बोलते हैं, और द पीपल, और इस टेरिटोरी के अंदर बस रहे हैं जो भी सिटीजन है, इसको भी हम जनपद बोलते हैं। द टेरिटोरी should have fertile and should have abundance of forest, river, mountains, minerals, वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा। मतलब एक राजा को देखना चाहिए कि एक इसके अंदर राज्य में एक माउंटेन भी इंक्लूड होना चाहिए, एक फॉरेस्ट भी होना चाहिए, और जो लैंड होगा ये फर्टाइल लैंड के ऊपर ही अपना साम्राज्य बनाना चाहिए एक राजा को, ठीक है। एंड द क्लाइमेट शुड बी डिसेंट, और ऐसी जगह में बनाना चाहिए, एक रेगिस्तान के अंदर अपना साम्राज्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वहां पे ना कोई फसल उगेगा ना लोग ठीक से रह पाएगा, ठीक है। तो क्लाइमेट शुड बी डिसेंट, मतलब जहां भी एक स्टेट बनाया जाएगा वो स्टेट एकदम डिसेंट क्लाइमेट में होना चाहिए, मतलब क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ठीक है, मॉडरेट होना चाहिए। द पीपल शुड बी लॉयल टू द किंग, जो एक राज्य में जो भी सिटीजन्स होगा, सिटीजन्स का भी दायित्व बनता है कि वो लॉयल रहे अपने राजा के प्रति, ठीक है। एंड वो सिटीजन हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए, कठोर परिश्रम करता है ऐसा होना चाहिए। एंड डिसिप्लिन, मतलब जो भी स्टेट का रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसीज है उसको डिसिप्लिनली मेंटेन करके चलना पड़ेगा जनपद को, मतलब विलेज में जो पॉपुलेशन है उसको, ठीक है। और रिलीजियस होना चाहिए, एक धार्मिक होना चाहिए, अधर्म ना करे ऐसा होना चाहिए विलेजर्स को, ठीक है। एंड रेडी टू फाइट फॉर देयर मदरलैंड, और ऐसा होना चाहिए इमरजेंसी की टाइम में अपने मातृभूमि के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। एंड शुड पे टैक्सेस रेगुलरली एंड हैप्पीली, और जो टैक्स है एक राज्य, एक जो स्टेट है वो एक्चुअली चलता है सिटीजन्स की टैक्सेस से, ठीक है। तो सिटीजन्स का भी कर्तव्य बनता है कि ठीक टाइम में, जैसे शेड्यूल टाइम होगा उस टाइम में रेगुलरली एंड हैप्पीली वो टैक्स पे करे, ठीक है। ये हो गया जनपद। अब आता है आर्मी अर्थात बाला, ठीक है। इट रेफर्स टू द मिलिट्री, आर्मी मतलब मिलिट्री, हम सभी को पता है। द स्टेट शुड हैव लार्ज डिसिप्लिन एंड ट्रेन्ड मिलिट्री, ठीक है। एक राज्य के अंदर क्या होना चाहिए, बड़ा
डिसिप्लिन, और जो आर्मी होगा उसको भी बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए, एंड ट्रेन्ड आर्मी, ठीक है, बहुत दक्ष आर्मी होना चाहिए, वो अच्छी तरीके से जो मिलिट्री होगा उसको अच्छी तरह से ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ठीक है। इट इज क्रूशियल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मतलब क्रूशियल का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, एक स्टेट की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द सोल्जर शुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम दोज फैमिलीज विच आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद मिलिट्री, मतलब ये आर्मी को बेसिकली कहाँ से लेना चाहिए, जो फैमिली ट्रेडिशनली अर्थात उसके पहले जनरेशन भी आर्मी में ही काम कर चुके हैं, ऐसे ही फैमिली से मिलिट्री को लेना अच्छा होता है, ठीक है। द सोल्जर शुड पे वेल देयर फैमिली, मतलब जो सोल्जर होगा उसको भी ठीक तरीके से पे करना पड़ेगा अपने फैमिली को, शुड बी टेकन केयर ऑफ द सुटेबल वे, मतलब जैसे भी केयर लिया जा सकता है वैसे ही अच्छी तरीके से केयर देना होगा एक राजा को जो आर्मी में काम करता है उनके परिवार के लिए। द सोल्जर मस्ट गेट प्रॉपर ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट, और जो सोल्जर होगा उसको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट देना होगा, मतलब ट्रेनिंग के लिए जो इक्विपमेंट रहता है, ड्रम बेल ऐसा थिंग, अभी जो ड्रम बेल है ऐसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ठीक ठाक इक्विपमेंट होना चाहिए कि वो ट्रेनिंग कर सके, क्योंकि डेली तो युद्ध नहीं होता ना, तो वो प्रैक्टिस रखने के लिए ऐसा इक्विपमेंट की जरूरत है। दे शुड बी वेल फेड, मतलब उसका खाना बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, ठीक है, टू विन द बैटल, एक युद्ध लड़ने के लिए जितना भी पर्याप्त खाने की जरूरत है वो ठीक से उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा एक राजा को, ठीक है। द किंग शुड बी दे शुड बी वेल फेड, ये बता दिया, ठीक है। द किंग शुड मोटिवेट द सोल्जर, मतलब जो राजा होगा उसको मोटिवेट करना चाहिए सोल्जर्स को, अपने सोल्जर को मोटिवेट करना चाहिए इन सच अ वे, ऐसी तरह से मोटिवेट करना चाहिए दैट सोल्जर विल बी रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, जैसे कि वो स्टेट के भलाई के लिए अपना जीवन भी कुर्बानी दे सकता है, ऐसे ही मोटिवेट करना चाहिए एक राजा सोल्जर को, ठीक है। तो ये हो गया बाला अर्थात आर्मी। उसके बाद है कोषा, मतलब कोष, ट्रेजरी। कोषा मीन्स द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, जो संपत्ति है इसको ही बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कोषा मस्ट हैव सफिशिएंट रिजर्व फॉर इमरजेंसी, ये राज्य कोष में क्या होना चाहिए, इमरजेंसी की टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए सफिशिएंट रिजर्व रखना चाहिए, ठीक है, संचय करना चाहिए पहले से। फाइनेंस इज द लाइफ ऑफ द स्टेट, पैसा ही एक राज्य को चलाने का सबसे अहम जो चीज़ है वही है, ठीक है। ए स्टेट कैन नॉट रन विदाउट मनी, एक राज्य किसी भी तरीके से मनी के अलावा नहीं चल सकता, विदाउट मनी नहीं चल सकता। तो मनी इज नीडेड टू पे सैलरीज, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, सोल्जर्स को सैलरी देने के लिए, अदर मिनिस्टर को सैलरी देने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मनी। तो द ट्रेजरी शुड बी फुल ऑफ मनी, और जो ट्रेजरी होगा उसको फुल ऑफ मनी होना चाहिए वो, ठीक है, फुल ऑफ मनी होना चाहिए, ठीक है। एंड वैल्यूएबल मेटल्स एंड जेम्स, और उसके अंदर वैल्यूएबल मेटल का मतलब है गोल्ड, सिल्वर, और जेम्स का मतलब है जो मनी होता है ना वो होना चाहिए, ठीक है। जेम्स मतलब बहुत पत्थर होता है, लाल, नील, चूनी, मुक्त, ऐसा जो होता है उसको जेम्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब वैल्यूएबल मेटल्स एवं जेम्स होना चाहिए। इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय वॉर, मतलब अगर वो राजा किसी अन्य राज्य से युद्ध करता है तो ये जो ट्रेजरी है इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लास्ट में जो आता है वो है मित्र अर्थात फ्रेंड। इट रेफर्स टू द किंग्स फ्रेंड, राजा की फ्रेंड की किया जा रहा है इस मित्र में। द मोनार्क शुड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द ट्रेडिशनल फ्रेंड, मतलब जो राजा का जो पिता था उसके द्वारा किया गया कोई फ्रेंडशिप
किसी दूसरे राज्य से उसको नहीं तोड़ना चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए। मोनार्क शुड मेंटेन द फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द ट्रेडिशनल फ्रेंड। ट्रेडिशनल फ्रेंड का मतलब उसके पिता परदादा का जो भी फ्रेंड्स था उसको भी मेंटेन करना चाहिए, ऑफ हिज फोर फादर्स। ठीक है। ही शुड ऑल्सो मेक न्यू फ्रेंडशिप, उसको भी नया कोई फ्रेंडशिप करना चाहिए। मेकिंग मित्र इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए किंग। एक राजा का दोस्त बनाना सबसे अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्क होता है, बिकॉज दे विल हेल्प एंड बी हेल्प्ड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। मतलब क्योंकि वो क्या करेगा, अगर मित्र रहता है तो क्या करेगा, वो हेल्प करेगा राजा को, ठीक है, और ज़रूरत के टाइम में वो भी हेल्प करेगा उस राजा को, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। किंग्स ड्यूटी इज टू बी लॉयल एंड हेल्पफुल टूवर्ड्स द फ्रेंड। और राजा का ड्यूटी बनता है कि वो अपने फ्रेंड्स के प्रति भी लॉयल रहे एंड हेल्पफुल रहे, ठीक है। एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प इन ग्रोइंग द फॉरेन ट्रेड। और ये वाणिज्य करने में भी बहुत इम्पोर्टेंस, बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर मित्र कोई राज्य है उसके साथ उसके अंदर वाणिज्य किया जा सकता है ऐसे ही, ठीक है, तो वो मित्रता इधर काम आता है। फाइनली एक कंक्लूजन है, देयरफॉर द अर्थशास्त्र इज अ हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स एंड स्टेट क्राफ्ट। एक स्टेट क्राफ्ट और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को समझने के लिए ये एक अर्थशास्त्र एक हैंडबुक है, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड गवर्नेंस। और ये एक स्टेट क्राफ्ट और गवर्नेंस को गवर्नेंस का एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है चाणक्य का, ठीक है। सो सप्तांग थ्योरी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट। मतलब ये सप्तांग थ्योरी, 7 जो थ्योरी हमने पढ़ा, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक स्टेट को फॉर्म करने के लिए। तो ये हो गया चाणक्य का पूरा सप्तांग थ्योरी कंप्लीट। अगर इस कोई भी सुझाव है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। अब और कोई भी क्वेश्चन आता है आपके माइंड में तो पूछ सकते हैं कमेंट में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को एंड लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।